हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोगों ने कल 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे जो अभी 26 तारीख को नेट का पेपर हुआ था, वो डिस्कस कर चुके थे 7 क्वेश्चन। मैंने बोला हुआ था कि बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और उनके आंसर बताऊँगा। और अगर आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस याद हैं, जैसे इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जिससे मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा सकूं। आज जितने डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चन, वो उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये क्वेश्चन देखिए और इनके क्या आंसर हैं हो सकते हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 7 कल हम लोग पढ़ चुके थे, 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 8वें क्वेश्चन में एक क्वांटम से क्वेश्चन था और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसमें बोल रहे हैं कम्यूटेटर ऑफ एच विद एक्स। एच का कम्यूटेटर एक्स के साथ लेना था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आई एच ड्रैग अपॉन एम और पी एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हैमिल्टोनियन की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी। तो ये क्वांटम का क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। उसके बाद एक और क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया था, आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन, आयन डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन पूछा गया था, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये सब पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, आयन और आयन के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। जबकि आयन डाइपोल एनर्जी होती है 1/r² के, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी होती है 1/r³ के। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये रटने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने बोला था कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर 150 millisiemen's centimeter square per mole when concentrations are 4 millimole and 9 millimole respectively. Calculate the limiting molar conductivities. तो यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा था, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी थी 100 और 50, और उनके कंसंट्रेशन दिए रखे थे। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन 4 मिलीमोल है तो उसका कितना होना चाहिए, 100 होता है, और 9 के करस्पॉन्डिंग 50 दिया हुआ था। तो यहाँ पे कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने पूछा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे कोलरॉस लॉ, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। दो इक्वेशन बनेंगी, दो अननोन आएंगे। तो पहले हम लोग एक बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बी की वैल्यू कैलकुलेट करने से यहाँ से लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा एम नॉट जो कि हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, उसका आंसर आ जाएगा 200 मिली सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 4 मार्क्स में पूछे गए थे, क्योंकि कई सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला हुआ था कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो उसका मैंने अपनी इस वीडियो में मार्क्स भी ऐड कर दिए हैं कि जितने मार्क्स के थे, तो आप लोग वहां से मैच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नेट क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये किसी ने कमेंट करके पूछा हुआ था। तो इसमें आपको अगर बता दूं, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, तो आप लोग अगर पार्ट सी से 25 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी और पार्ट बी से 10 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी कर रहे हैं, तो आपका JRF पक्का है। दैट मीन्स 25 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सी एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी, टोटल 35 क्वेश्चन with 100% accuracy is sufficient for the qualifying JRF. But everyone is not perfect and does not maintain to to maintain एक 100% एक्यूरेसी। तो अगर आप लोगों को JRF करना है तो आप लोग 25 क्वेश्चन करिए, और 25 में से आप ये मान के चलिए अगर 18 से 19 क्वेश्चन पार्ट सी में से सही होते हैं, और पार्ट बी में से आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए 25 से 30 के बीच में, और इसमें भी आप लोगों को जो करेक्ट रखना है
वो 15 से 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। और पार्ट ए में अगर आप लोग 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 6 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप लोग JRF 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था कुछ कि कितने क्वेश्चन हम लोगों को करने होते हैं। तो ऐसे कोई फिक्स नहीं होता है, अगर आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को देखिए और आगे बढ़िए कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही कि ई नॉट एम प्लस एम ऑफ अ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ था और एम एक्स और एक्स ये इक्वेशन थी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट ऑफ, और ये ऑप्शन थे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो जब आप लोग इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन, और कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का। तो इसको मैं जब अपना पूरा सॉल्यूशन वाली वीडियो लेके आऊँगा तब बताऊँगा, अभी केवल आप लोग केवल आंसर से मतलब रखिए। तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन बताऊँगा मैं बाद में, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों को ई नॉट एम प्लस से एम की वैल्यू चाहिए तो वो किस प्लॉट से आएगी, तो कौन से प्लॉट से आएगी, इस वाले प्लॉट से आएगी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उन्होंने बोला हुआ था कि टर्म सिंबल D3 का कितना होगा, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आसान क्वेश्चन था, मैंने अपने करीब 1 डेढ़ महीने पहले टर्म सिंबल की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए थे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है उस वीडियो से। तो ये कितना हो जाएगा इसका 4f3/2। एक ये क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी से और C2B की करेक्टर टेबल गिवन थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई एक फंक्शन f1 है वो a2 के बराबर है और b1 f2 के बराबर है। तो जब हम लोग इंटीग्रल f1 f2 d टाउ करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो आप लोग जब करेक्टर टेबल देखेंगे और a2 और b1 दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 आता है, और जो इंटीग्रल होता है वो कैसा होगा, इसका जीरो इंटीग्रल होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, B2 जीरो इंटीग्रल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। एक और क्वेश्चन था इस तरीके से कि यहाँ पे SO3 2- ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे शेप पूछा गया था कि शेप कैसा होगा। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स और आयंस दिए हुए थे, तो सल्फेट आयन दिया हुआ है, उसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। कार्बोनेट आयन का हमारे पास CO3 जो 2- है, यहाँ पे शायद 2- या सिंगल माइनस जो भी था, लेकिन इसका आंसर है ट्राइगोनल प्लेनर। और BrF4 एग्जैक्ट याद नहीं है, और BrF4- का क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। टर्म सिंबल N2+ के लिए 2πu, ये टर्म सिंबल है, मॉलिकुलर टर्म सिंबल कहलाते हैं, ये 2πu होगा। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था। उसके बाद स्ट्रक्चर पूछा गया था Fe4C CO का होल 12 और यहाँ पे 2- था। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर आ रहा था वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आ रहा था। उसके बाद ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, ये क्वांटम का क्वेश्चन था और इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था और एवरेज वैल्यू पूछ रहे थे उसकी। तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है, 3/4 A0 हो जाती है इसकी वैल्यू। उसके बाद एक और ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन था। तो D3H की करेक्टर टेबल थी, BCl3 मॉलिक्यूल गिवन था और उन्होंने गामा वाइब्रेशन दिए हुए थे A1' + 2E' + A2', और उन्होंने दिया हुआ था IR बैंड 995 480 एंड 244 सेंटीमीटर इनवर्स। रमन बैंड्स दिए हुए थे 995 471 एंड 244 सेंटीमीटर इनवर्स। और उन्होंने पूछा हुआ था द फ्रिक्वेंसी ऑफ A1 प्राइम मोड इन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 प्राइम की उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी, दैट इज रमन एक्टिव। तो रमन एक्टिव के लिए आंसर जो निकल के आ रहा था वो था 471 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से था। अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पे सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को बताए हुए थे। यहाँ पे क्या है, एटम्स आर डिस्टिंग्विशेबल मोनो एटॉमिक गैस, कुछ लैंग्वेज थी मैंने उसको समराइज करके जो भी याद था उसको लिखा है कि एटम्स कुछ डिस्टिंग्विशेबल थे, मोनो एटॉमिक गैस थी। और कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ था एंट्रोपी के फॉर्म में
S इज इक्वल टू यू माइनस यू नॉट अपॉन टी प्लस के एल एन क्यू, जहाँ पे क्यू पार्टीशन फंक्शन है। तो इसमें आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है वो 3/2 एन आर प्लस एन आर एल एन वी ब्रैकेट में 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 अपॉन एन 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 नंबर ऑफ मोल्स, एन एवोगेड्रो नंबर, एच क्यूब। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल इन जूल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन इट कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 atm टू 2 atm एट 300 केल्विन विल बी क्लोजेस्ट टू। तो शायद ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और यहाँ पे Ln2 की वैल्यू 0.69 दी रही थी। क्या पूछ रहे थे? द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आंसर शायद इसका जूल में 720.86 आ रहा था। उसके अकॉर्डिंग जितना भी आया था मेरा, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा हुआ था। उसके बाद है एक ऑर्गेनोमेटेलिक्स के क्वेश्चन है, FeCO का होल ट्वाइस Cp होल ट्वाइस। सो पीक्स इन प्रोटॉन NMR एट +30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे जब आप लोग +30 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो 2 पीक आएंगी फेरोशीन की। यहाँ पे ये जो फेरोशीन है 1:1 होगा उनमें, क्योंकि इनमें जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है इनमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 5 प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल रेशियो जो आएगा, इंटेंसिटी रेशियो या एरिया रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। और -80 डिग्री सेल्सियस पे 4 पीक्स आएंगी 5:2:1। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था जीनोन फ्लोराइड वाला। तो जीनोन फ्लोराइड की रिएक्शन शायद सिलिका से करा रहे थे और A प्लस जीनोन O3 और यहाँ इस पे फिर B बन रहा था। तो A और B को आइडेंटिफाई करना था। तो A हमारा हो जाएगा XeO F4 और B हो जाएगा XeO2F2। उसके बाद एक और करेक्ट ऑप्शन था, केमिजॉप्सन करके था। तो ये 23 क्वेश्चन है केमिजॉप्सन, ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। उसमें केवल एक ही ऐसा ऑप्शन था जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहे थे। एक और जो सही वाक्य थे, सेंटेंस लिखे हुए थे, उनमें सही सिलेक्ट करना था। पार्ट बी के क्वेश्चन है ये, शायद सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो उसमें एक ऑप्शन था हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम लेस देन आयनाइजेशन। ये करेक्ट आंसर थे उसके। तो ये आप लोग मैच कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये ग्रुप थ्योरी से S32 की वैल्यू पूछ रहे थे। C3 के लिए करेक्ट टेबल इतनी थी, इसे मैच के लिए ये था। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 0। और अगला क्वेश्चन है LMCT का। LMCT यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो रीनियम O4 माइनस एंड रूथेनियम, अ पेयर ऑफ, शायद पेयर पूछा गया था लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का, करेक्ट पेयर कौन सा है? तो उसमें जो 4 ऑप्शन थे तो कुछ कोई एक तो LMCT शो कर रहा था, लेकिन दूसरा वाला LMCT शो नहीं कर रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रीनियम, ये वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट था। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप और भी मेरे पास क्वेश्चन है, उनको हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो ये अब क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं और ये आंसर की है, आप लोग मैच कर लीजिएगा और देखिएगा किसका कितना मार्क्स हो रहा है। और अगर आप लोग करीब हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग कट ऑफ के करीब नहीं हैं तो निराश मत होइएगा, अभी भी आपके पास मौका है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।